सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 5 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला प्रश्न है कि अभी हाल में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन ये कहां पर किया गया? तो आंसर होगा दुबई में। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की 2026 में। याद रखना इसका ये 13वां एडिशन हुआ। आकार देना। अच्छा, आयोजन कहां पर हुआ? दुबई, यूएई में। आपको बता दूं पहली बार जो ये समिट हुआ था ना, ये 2013 में हुआ था। और इसका आयोजन करने का उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारी नीतियों को मजबूत करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। ये पॉइंट आप ध्यान रख लो, ये आपके काम आ सकता है कि ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट होता है ये हमेशा दुबई में ही होता है। और ये प्रश्न एग्जाम में आ भी चुका है, पिछले साल वाला ही आया था 2025 में जब ये हुआ था। तो आपके किसी एग्जाम में आया था ये प्रश्न, मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो आप ध्यान रखना, ये आयोजन कहाँ पे? दुबई में। और थीम भी ध्यान रखना। अब कुछ और समिट्स में आपको रिवाइज करवा देता हूँ, समिट वाला सम्मेलन वाला प्रश्न है क्योंकि देखो अभी 28वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन हुआ था विशाखापट्टनम में। अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। अच्छा, ये स्टैटिक पॉइंट आप ऐड कर लेना कि विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष रहे थे। उसके अलावा पहला त्रिसेवा सेमिनार जिसका नाम है रण संवाद 2025 ये हुआ था मध्य प्रदेश के महू में। उसके अलावा 2026 में अभी भारतीय टूर ऑपरेटर संघ का 41वां वार्षिक सम्मेलन होगा विशाखापट्टनम में। 2025 में ये हुआ था पूरी उड़ीसा में। उसके अलावा 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन ये हुआ था ब्रिज टाउन बारबाडोस में। 5वां आसियान भारत यूथ समिट हुआ गोवा में। उसके अलावा पहली बार दिल्ली के बाहर अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय समिति का जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था भुवनेश्वर में। 20वां ग्लोबल सस्टेनेबल समिट हुआ नई दिल्ली में। सेमिकॉन इंडिया 2025 हुआ था दिल्ली में। और तीसरा पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन हुआ था ईटानगर में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस हुआ बेंगलुरु में। 5वां वर्ल्ड टीक कॉन्फ्रेंस हुआ कोच्चि केरल में, पहली बार भारत ने इसका आयोजन किया था। 5वां राजभाषा सम्मेलन ये हुआ था गुजरात में, गुजरात के गांधीनगर में हुआ था ये। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और ये देखो, ये प्रश्न मैं आपको बता रहा था ना, पिछले साल ही का ये प्रश्न है। तो यही पूछा गया था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पे आयोजन हुआ? दुबई में। हमेशा यहीं पे होता है दुबई में, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं अभी। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में अभी फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा युमनाम खेमचंद सिंह इनका नाम है। आपको याद होगा पिछले साल ये फरवरी की बात है, मणिपुर में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। क्यों? क्योंकि मणिपुर में जातीय हिंसा बहुत ज्यादा हो गया था, उसके कारण हालात बहुत खराब हो गए थे। तो उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे एन बीरेन सिंह, उनको इस्तीफा भी देना पड़ा था। और अब उस राष्ट्रपति शासन को 1 साल होने में आया। तो अब उस राष्ट्रपति शासन को खत्म कर यहाँ पे नई सरकार बनने जा रही है और मुख्यमंत्री होंगे बीजेपी के युमनाम खेमचंद सिंह का नाम आप ध्यान रखेंगे। युमनाम खेमचंद सिंह ये सिंगजामई निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार विधायक रह चुके हैं। अब मैं आपको मणिपुर लेकर के चलूंगा, लेकिन इसी तरह के कुछ और स्टैटिक प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूं जहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। देखो, भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान है जो राष्ट्रपति को देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए विशेष शक्तियां देते हैं। अब वो कौन कौन से 3 तरह के आपातकाल है? एक तो राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, तो इसके बारे में बताया आर्टिकल 352 में 352, मतलब जब युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण पूरे भारत में या भारत के किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो, तो उस समय ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। और राज्य आपातकाल की बात करें तो इसके लिए अनुच्छेद 356 है जिसे राष्ट्रपति शासन हम कहते हैं, जो अभी मणिपुर में लगा था। जब राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार काम नहीं कर रही हो तो राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और एक वित्तीय आपातकाल होता है, इसके लिए आर्टिकल 360 है, मतलब भारत की वित्तीय स्थिरता या सा खतरे में हो तो ये लगाया जाता है। भारत में अभी तक 1 बार भी नहीं लगा। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। कुछ और प्रश्न देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति शासन के बाद राज्य का मुखिया कौन होता है, तो राज्यपाल। और अधिकतम कितने दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन रह सकता है? देखो, शुरुआत में जब ये राष्ट्रपति शासन लगता है तो 6 माह के लिए लगाया जाता है, पर 6-6 माह करके आप इसको बढ़ा सकते हो। कब तक? 3 साल तक। तो मैक्सिमम आंसर क्या हो जाएगा? 3 साल तक। और जब भी किसी राज्य में मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनको शपथ कौन दिलाते हैं? तो राज्यपाल। उस राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाता है। उसके लिए कौन सा अनुच्छेद है? 164, 164। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए।
अब मणिपुर वाला प्रश्न है तो मैं आपको मणिपुर लेकर के चलता हूँ। उससे पहले ये एक दो प्रश्न आपके लिए होमवर्क प्रश्न मैंने छोड़े हैं। ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, आप देख सकते हो। ये एसएससी सीपीयू में आया था। जैसे एक ये प्रश्न है, उत्तराखंड पीएससी में पूछा गया प्रश्न है ये। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए जो राज्यपाल उनको शपथ दिलाते हैं उसके लिए कौन सा अनुच्छेद है, ये प्रश्न में पूछ रहे हैं। और देखो कितने प्यारे प्यारे ऑप्शन डाले हैं एग्जामिनर ने, कितने नजदीक। ठीक है, तो अब तो आप बता सकते हो, बताओ। चलो अभी मणिपुर ले चलता हूँ। ये रहा मणिपुर। कैपिटल क्या है? इम्फाल है। और यहाँ पे गवर्नर है अजय कुमार भल्ला। इनके पास नागालैंड का भी एडिशनल चार्ज है। मुख्यमंत्री अब नए बन गए, युमनाम खेमचंद सिंह। और याद रखना कि इस राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है तो मणिपुर। मणिपुर में आपको लोकटक झील मिलेगी। ये दुनिया का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क इसी झील में आपको मिलेगा, जिसे कहते हैं काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। यहाँ का मार्शल आर्ट है थांगटा। ये सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है मणिपुर के। देखो क्या है, संगई फेस्टिवल। संगई याद रखना यहाँ का राजकीय पशु भी है, जो कि एक तरह का हिरण है, तो उसी के नाम पे ये फेस्टिवल हो गया। लाई हराओबा फेस्टिवल हो गया। नट संकीर्तन उत्सव हो गया। याओसांग या योशांग उत्सव हो गया। हुनथड़ो उत्सव हो गया। सुमंग लीला उत्सव हो गया। गान नगाई उत्सव हो गया। शिरोई लिली महोत्सव हो गया। कचाई लेमन फेस्टिवल हो गया। लामलाई फेस्टिवल हो गया। मेरा हु चोंगबा उत्सव हो गया। निंगोल चकोबा उत्सव हो गया। और इमोइनु एराथपा उत्सव। ये सारे फेस्टिवल आपके मणिपुर से हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत की पहली एलएनजी डीजल ड्वेल फ्यूल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, जिसे आप डेमू बोलते हैं, डेमू ट्रेन, ये शुरू की गई है। तो आंसर होगा अहमदाबाद। तो याद रखेंगे, अभी भारतीय रेलवे ने अहमदाबाद के सागरमती में देश की पहली एलएनजी डीजल ड्वेल फ्यूल डेमू ट्रेन को शुरू किया है। ड्वेल फ्यूल मतलब इसमें दो तरह के फ्यूल है, एक तो एलएनजी और एक डीजल। एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो ये जो डेमू ट्रेन है ये 1400 हॉर्स पावर के इंजन पर चलती है। अब इस ट्रेन का फायदा क्या होगा? तो इसमें डीजल के साथ साथ एलएनजी भी है, मतलब ये डीजल के ऊपर भी चलेगी और एलएनजी के ऊपर भी चलेगी। इसमें कहा जा रहा है कि इससे 40% डीजल की बचत होगी, क्योंकि हम डीजल की जगह पे एलएनजी का इस्तेमाल करेंगे, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का। और एलएनजी, ऐसे कहते हैं, एलएनजी डीजल के मुकाबले कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। मतलब ये जो ट्रेन होगी ये इको फ्रेंडली भी होगी और सस्ती भी होगी, क्योंकि डीजल से सस्ता है एलएनजी। तो ये इसका फायदा होगा। और ये इस तरह की पहली डेमो ट्रेन है जिसमें ड्वेल फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है, एलएनजी भी और डीजल भी। ठीक है, ये तो हमारा करंट अफेयर्स का प्रश्न हो गया। कहाँ पे शुरू की गई हमने वो भी देख लिया, अहमदाबाद गुजरात में। अब ये डेमो ट्रेन क्या होती है, अगर किसी को नहीं पता तो एक बार देख लो डेमो ट्रेन क्या होती है। तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान रख, डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। तो ये भारतीय रेलवे के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक आधुनिक, एक मॉडर्न स्वचालित ट्रेन है, यानी कि सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन है, जिसे विशेष रूप से उन मार्गों पर तेज यात्रा के लिए डिजाइन किया गया है जहां पर बिजली के तार उपलब्ध नहीं है। वैसे इसका आंसर इसी की फुल फॉर्म में है, डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। मतलब इस ट्रेन में एक डीजल वाला इंजन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और इसमें हर डब्बे के पहिए के नीचे एक इलेक्ट्रिक सिस्टम लगा होता है। डीजल मतलब ट्रेन के जो पहिए होते हैं वहां पे इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है, यूं समझो, वो बिजली से चलती है। और बिजली बनाने के लिए डीजल का इंजन होता है, तो वो बिजली बनाता है, पहियों पे बिजली जाती है, मोटर घूमती है, पहिए घूमते हैं और इस तरह से चलती है। और जो आज हमने करंट अफेयर्स में प्रश्न पढ़ा उसमें डीजल के साथ साथ केवल डीजल वाला ही नहीं होगा, डीजल के साथ साथ एलएनजी का भी इस्तेमाल होगा। अब आपको डेमो ट्रेन का भी मतलब समझ में आ गया होगा। अच्छा, डेमो ट्रेन से एक प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ, देखना ये आपको पता ही नहीं पता। अगर आप बहुत टाइम से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो इसका उत्तर देने की कोशिश करना कि भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली, सोलर एनर्जी से चलने वाली डेमो ट्रेन ये कहाँ कहाँ चलती है और कब शुरू हुई थी। तो वैसे तो ये 2017 में शुरू हुई थी और ये चलती है दिल्ली के सफदरगंज से हरियाणा के फारूक नगर के बीच में। ठीक है, तो याद रखना ये भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली डेमो ट्रेन थी। अच्छा, आज हमने एलएनजी की बात करी है ना, एलएनजी मतलब फुल फॉर्म याद रखना, एक तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और एक प्रश्न ये याद रखना, भारत का सबसे पहला एलएनजी टर्मिनल ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? गुजरात के दाहेज में इसको स्थापित किया था पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड कंपनी ने। चलो, ट्रेन की बात है तो कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक तो याद रखना हमारे रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव है। बाकी अभी भारतीय रेलवे ने विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर एएससी अर्जुन नाम से एक एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात किया था। और देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन ये हरियाणा के जींद सोनीपत रूट पर शुरू की जाएगी। भारत की पहली मेट्रो आपको बताइए कोलकाता मेट्रो है, जो शुरू हुई थी 1984 में।
अगर अपन बात करते हैं कि देश की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन ये कब शुरू हुई थी और कहां पर, तो 2020 में मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। कहां पर? दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर। ये देश की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन थी। और एक प्रश्न ये बन जाएगा, देश की पहली पूर्ण स्वदेशी यानी कि मेक इन इंडिया जो चालक रहित ड्राइवरलेस ट्रेन है, ये कहां पर शुरू हुई? तो आंसर होगा बेंगलुरु मेट्रो में। इसमें अंतर क्या है? दोनों देश की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन ही है, लेकिन ये हमारी स्वदेशी है, हमने पूरी तरह से इसको तैयार किया है। और यहाँ पे हमने क्या है, दूसरे देशों की सहायता ली है। ये बात आपको हर कोई नहीं बताएगा, लेकिन आपको याद होनी चाहिए। अब ये एक दो प्रश्न आपके सामने हैं, आपके लिए होमवर्क के लिए प्रश्न रखे मैंने। यूपी पीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था, डेमो ट्रेन वाला प्रश्न है, बताओ इसका उत्तर क्या होगा। और एक प्रश्न ये रो, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। एक और प्रश्न लो ये, बाकी हम अगला प्रश्न देखते हैं। मैं प्रश्नों को जल्दी जल्दी निकाल दूंगा क्योंकि आप ही को करना है, मैं तो उत्तर दे चुका हूं पहले। तो अगर आप आराम से रीड करना है तो वीडियो को पॉज करो, आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत 2026 में होने वाले ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी किस शहर में करेगा? तो आंसर होगा नई दिल्ली में करेगा। एक्चुअली में हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने संसद में बजट 2026 पेश करते वक्त घोषणा की थी कि भारत 2026 में विशाल बिल्लियों के संरक्षण को समर्पित विश्व के पहले अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का आयोजन करेगा। और कहां पर? नई दिल्ली में होगा। देखो, बिग कैट अलायंस की अगर हम बात करते हैं तो ये 7 बड़ी बिल्लियों जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, तो इनके आवासों के संरक्षण के लिए भारत के नेतृत्व वाली एक वैश्विक पहल है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं एनिवर्सरी पर लॉन्च किया था। मुख्य उद्देश्य दुनिया के 7 बड़े बिग कैट्स का कंजर्वेशन करना। और हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने बताया था कि भारत में टोटल 3682 बिग कैट है। और अभी बिग कैट अलायंस का पहला हेड इन्हीं को बनाया गया था, भूपेंद्र यादव को। उसके अलावा अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्यालय ये भारत में स्थापित किया जाएगा। और अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ था अभी कुछ समय पहले नेपाल भी। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य अभी लेटेस्ट बना था रशिया भी। ठीक है, तो ये बातें भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 फरवरी को। तो हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। थीम क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक। 2025 से 2027 तक यही थीम रहने वाली है। तो कैंसर क्या है? जब हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स हैं वो असामान्य रूप से और बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं, तो वे कैंसर का रूप ले लेते हैं। तो थीम याद रखना एक तो इसकी। और अभी तक कौन कौन से दिवस हमने मना लिए वो भी देखो पहले। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, और ये 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे। फरवरी के भी ये 3 इंपॉर्टेंट दिवस हो गए। देखो, कैंसर से 2-3 दिवस और बताता हूँ। एक तो वर्ल्ड कैंसर डे सबसे इंपॉर्टेंट है 4 फरवरी। एक वर्ल्ड लंग कैंसर डे होता है 1 अगस्त को। एक इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे होता है 15 फरवरी को। और एक नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे होता है 7 नवंबर को। अच्छा, याद रखना, भारत की पहली सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ जो स्वदेशी वैक्सीन थी उसका नाम है सर्वावेक। और सर्वाइकल कैंसर ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है। और इससे पहले के बजट में कहा गया था कि 9 से लेकर 14 वर्ष की बालिकाओं को इसके जो टीके हैं वो मुफ्त में मिलेंगे। और अक्टूबर महीने को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाते हैं। एम्स दिल्ली ने कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए एआई प्लेटफॉर्म iOncology.ai को लॉन्च किया था। अच्छा, कैंसर की स्टडी को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। हरियाणा सरकार ने महिलाओं में स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? सवेरा। कैंसर के लिए विश्व का पहला mRNA टीका जिसका नाम है एंटेरोमिक्स, इसको डेवलप किया रशिया ने। आईआईटी मद्रास, इसने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया। और भारत ने 2026 में बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल कार्यक्रम का दूसरा चरण कहां पर शुरू किया था? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम। ठीक है, तो ये कैंसर से ही सब इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जुड़े हुए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में अमेरिका के साथ हुई भारत सरकार की ट्रेड डील के तहत कितना टैरिफ निर्धारित हुआ? तो आंसर होगा की है, जिसके तहत अमेरिका ने भारत पर टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत अब रशिया और ईरान से तेल खरीदना कम करेगा और वेनेजुएला से तेल का आयात बढ़ाएगा।
वैसे मैं आपको याद दिला दूं, पिछले साल की बात है, अप्रैल का महीना था जब अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया था। और उसके बाद अगस्त महीने में उसने हमसे मना किया था कि रशिया से तेल मत खरीदो। हमने कहा हम तो खरीदेंगे, तो उसने फिर हम पे 25% पेनल्टी लगा दी थी, जिससे भारत पर टैरिफ कितना हो गया था, टोटल 50% हो गया था। पर अभी जो ये नई ट्रेड डील हुई है उसमें वो 25% जो पेनल्टी थी वो तो हटा दी है, और जो एक्चुअल में जो टैरिफ था 25%, तो अभी उसे घटाकर 18% कर दिया है। अच्छा, टैरिफ क्या होता है? टैरिफ तो समझते हो ना? तो इसको ऐसे समझो, जैसे हम भारत में रहते हैं और दूसरे देशों से भारत में कोई सामान आ रहा है, मतलब हम सामान को इम्पोर्ट कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, तो हमारी सरकार वो दूसरे देशों से आने वाले सामानों के ऊपर एक टैक्स लगाती है, जिसे इम्पोर्ट ड्यूटी या आयात शुल्क कहा जाता है, या उसी को आप टैरिफ कहते हो। उद्देश्य क्या होता है, क्यों लगाती है? तो इसका मुख्य उद्देश्य तो ये होता है कि विदेशी सामानों को महंगा बनाया जाए। क्यों? ऐसा क्यों? ताकि स्थानीय या घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके, यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अभी जैसे अमेरिका ने हमारे सामानों के ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया था, 50% तक कर दिया था, तो हमारे सामानों को अमेरिका में कोई खरीदेगा नहीं। मान लो मैं कुछ शूज बेच रहा हूँ, सपोज मैं शूज बेच रहा हूँ, जूता, मैंने यहाँ से 100 रुपए में भेजा, उन्होंने 50% उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया, तो मतलब वहां पे वो कितने में बिक रहा है? 150 रुपए में। और वही जूता अमेरिका में कोई इंडस्ट्री बना रही है, मान लो वो बना के दे रही है 120 रुपए में, तो अमेरिकन मेरे 150 वाले जूते को खरीदेंगे, या वैसा ही जूता अगर 120 रुपए में वहीं की कंपनी बना करके दे रही हो तो उसको खरीदेगी? ऑब्वियस सी बात है, वो 120 वाले को खरीदेगी, मेरा जूता कोई नहीं खरीदेगा। तो ये वाली चीज होती है। बाकी यहाँ पे बात अमेरिका की है, तो एक बार अमेरिका ले चलता हूँ आपको। ये रहा मैप पे अमेरिका। कैपिटल वॉशिंगटन डीसी हो गई, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, 47 नंबर के हैं, रिपब्लिकन पार्टी इनकी पार्टी का नाम है। और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस है, जेम्स डेविड वेंस। अच्छा, आप मुझे बताना कि भारत में जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं, अमेरिकी राजदूत भारत में कौन है? कुछ समय पहले नए बने थे, हमने पढ़ा भी है, आप बताओ अभी। उसके अलावा क्वाड देशों के बीच में एक पहला फील्ड ट्रेनिंग अभ्यास हुआ था। कहाँ पर? गुआम में एंडरसन एयरफोर्स बेस पर। ये अमेरिका का एक सैन्य अड्डा है। क्वाड में 4 देश आते, पता है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इसराइल का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, जिसे इसराइल शांति पुरस्कार कहते हैं। अभी अमेरिका में एक बर्फीला तूफान भी आया था, एर्जा उसको नाम दिया। उसके अलावा अमेरिका ये अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन से, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है हमारा, उससे बाहर हो गया, और इसी के साथ ये 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से बाहर हो गया। और अमेरिका ने ही ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चला करके वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है मादुरो, उनको हिरासत में लिया था। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने यंत्र इंडिया लिमिटेड को कौन सा दर्जा दिया? तो आंसर होगा मिनी रत्न कैटेगरी 1। तो अभी रक्षा मंत्रालय ने यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दे दिया है। ये जो कंपनी है यंत्र इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी मीडियम या फिर बड़े कैलिबर गोला बारूद, बख्तरबंद वाहन के पुर्जे और तोपे बनाने का काम करती है। अच्छा, अब इसे मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दे दिया, तो इससे क्या होगा? तो ये बिना सरकारी अनुमति के 500 करोड़ रुपए तक पूंजीगत खर्च यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकती है, सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पूंजीगत खर्च मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब अगर इसे कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, आधुनिकीकरण करना है या तकनीकी अपग्रेडेशन करना है, तो वहां पे ये पैसा खर्च कर सकेगी, सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं है। और याद रखना, इस कंपनी का जो गठन हुआ था 1 अक्टूबर 2021 में हुआ था। कहाँ पर है ये नागपुर में आपको मिलेगी। इससे पहले हमने देखा था कुछ दिन पहले, अभी असम की जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है उसको भी नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला था। टोटल नवरत्न कंपनियां अब हो गई है 27, और महारत्न कंपनियां हमारे पास 14 है। 14वें नंबर की बनी थी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ठीक है, तो ये भी साथ में ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किसे प्रथम पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा पारादीप पोर्ट अथॉरिटी। तो वर्ष 2025 के लिए प्रथम पुरस्कार जीतकर सबसे स्वच्छ प्रमुख बंदरगाह का खिताब हासिल किया है। ये जो स्वच्छता पखवाड़ा अभियान है ना, अप्रैल 2016 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है देश में सैनिटेशन और हाइजीन को बढ़ावा देना। और याद रखना, इसे स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शुरू किया गया था। अच्छा, स्वच्छ भारत अभियान ये कब शुरू होता है? ये भी प्रश्न आता है। 2 अक्टूबर 2014 को याद रखना। वैसे पारादीप पोर्ट की बात करें तो ये आपको मिलेगा कहाँ पर? उड़ीसा में। एक तो ये सिंपल सा बेसिक प्रश्न हो गया।
और किस नदी डेल्टा पर स्थित है? तो महानदी के डेल्टा पर ये स्थित है। उसके अलावा याद रखना, अगर पूछे कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पूर्वी तट पर स्थापित होने वाला जो पहला प्रमुख बंदरगाह है वो कौन सा है, वो यही है, पारादीप पोर्ट। ये स्थापित हुआ था मार्च 1967 1966 में। लेकिन यहाँ पे तो हमने पूर्वी क्षेत्र की बात की है, पूर्वी तट पर बात की है। अगर आपसे ऐसे पूछे कि स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, तो दीनदयाल पोर्ट है, जिसे पहले कांडला पोर्ट के नाम से जानते थे, गुजरात में। अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट पोर्ट बंदरगाह मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक पूछे अगर वधावन पोर्ट कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के पालघर जिले में, जिसका कुछ समय पहले ही आधारशिला रखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चाबहार पोर्ट ईरान में है, और इसमें जो शाहिद बेहस्ती टर्मिनल है उसको भारत ने लिया था लीज पे 10 सालों के लिए। सितवे पोर्ट म्यांमार में है। कांके संतुराई पोर्ट श्रीलंका में। पारादीप पोर्ट आ गया, देखो आज ही हमने पढ़ा, उड़ीसा में। दार एस सलाम पोर्ट तंजानिया, और हाइफा पोर्ट आपको मिलेगा इजराइल में। ये किसी न किसी कारण से न्यूज में बने हुए थे, सारे ध्यान में रखना है ना। या तो इनको भारत ऑपरेट कर रहा है या भारत ने इनकी मरम्मत करी है, तो किसी न किसी कारण से ये न्यूज में थे। हाइफा पोर्ट इजराइल। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा ये शुरू हुई थी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और मोंगला पोर्ट बांग्लादेश में है। ग्वादर पोर्ट ये पाकिस्तान में है, और इसका निर्माण चीन ने किया था। विजिंगम बंदरगाह ये आपको मिलेगा केरल में। ये भारत का पहला पूर्ण रूप से विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। उसके अलावा पूछे अगर कि वित्त वर्ष 2025 में कार्गो हैंडलिंग में टॉप पर कौन था, पारादीप पोर्ट था। शाहिद राजाई बंदरगाह ये आपको मिलेगा ईरान में। यहाँ पे जो रॉकेट फ्यूल ब्लास्ट हुआ था उसके कारण ये न्यूज में था, पिछले साल की बात है। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC एरेना इसका नाम है, ये किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा था? विजिंगम बंदरगाह, जो आपको केरल में मिलेगा। और भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र ये कहाँ पर शुरू हुआ था? गुजरात के कांडला में, जो दीनदयाल पोर्ट है वहीं पर। और ये देश का पहला ऐसा प्लांट भी है जो किसी बंदरगाह के परिसर में, मतलब पोर्ट के कैंपस में तैयार किया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का अनावरण कहाँ पर किया था? मुंबई में। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा दिल्ली एयरपोर्ट। तो हम बात कर रहे हैं विंग्स इंडिया 2026 की। हमने पढ़ा था ये एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन प्रोग्राम है। अभी 28 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक हुआ था। और कहाँ पर होता है? बेगमपेट हवाई अड्डा, जो आपको मिलेगा हैदराबाद में। इसका आयोजन किया फिक्की और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर के। थीम याद रखना, इंडियन एविएशन बिल्डिंग द फ्यूचर, क्योंकि एक बार एग्जाम में इसकी थीम आ चुकी है। और एक बार एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि इसका आयोजन कहाँ पे होता है। आयोजन तो यहीं पे होता है, बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में। और अभी यहाँ पर बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जबकि बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन चुना गया था एयर इंडिया एक्सप्रेस को। अच्छा, बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर एविएशन प्रमोशन, ये अवार्ड मिला उत्तराखंड को एविएशन के प्रमोशन के लिए। उसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को आत्मनिर्भर भारत के लिए सम्मानित किया गया। और एक और अवार्ड था बेस्ट स्टेट विद अ डेडिकेटेड आउटलुक फॉर द एविएशन सेक्टर, तो इसका अवार्ड दिया गया आंध्र प्रदेश को। अच्छा, यहाँ पे कुछ एयरपोर्ट्स में आपको रिवाइज कराना चाहूंगा, जैसे कि अयोध्या एयरपोर्ट, इसका नाम चेंज हुआ था महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे। मोपा एयरपोर्ट मिलेगा आपको गोवा में, अब इसे मनोहर पारिकर के नाम से जानते हैं। वीर सावरकर एयरपोर्ट ये आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में। आपको पता है अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर होती है, लेकिन अब नाम चेंज हो गया, विजयपुरम कर दिया गया। और चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह जी के नाम पे कर दिया। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ है? कोलकाता में। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी में। जेवर एयरपोर्ट नोएडा। बाबा साहब अम्बेडकर एयरपोर्ट नागपुर। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में। और जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना बिहार में। याद है पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर अभी जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के नाम पे किया गया था। बेगमपेट हवाई अड्डा याद रखना, ये हैदराबाद में है। और अभी हमने पढ़ा था 2-3 दिन पहले ही कि आदमपुर एयरपोर्ट जो पंजाब में है उसका नाम बदलकर गुरु रविदास जी के नाम पे कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, ये एक होमवर्क प्रश्न लेना आपके लिए, ये बंदरगाह वाला होमवर्क प्रश्न है जो पिछले वाले क्वेश्चन में आना चाहिए था, लेकिन ये शायद यहाँ पे लग गया, तो चलो कर लोगे आप।
बताना इसका आंसर क्या है। 2025 में देखो पूछा गया था पटना हाईकोर्ट के एग्जाम में। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत और किसके बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को सभी समझौतों के जननी बताया जा रहा है। तो आंसर होगा यूरोपियन यूनियन। तो अभी 26 जनवरी 2026 को आपको पता है जब हमने 77वां रिपब्लिक डे मनाया था, तो उस मौके पर हमारे जो चीफ गेस्ट कौन थे? एक तो यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेyen ये आए थे। तो उसके बाद इन्होंने और भारत के प्रधानमंत्री ने मिलकर के नई दिल्ली में 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था और यहीं पर भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप दिया गया था और उन्होंने इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील यानी कि सभी समझौतों की जननी बताया। वैसे ध्यान रखना, यूरोपियन यूनियन और भारत ने पहली बार 2007 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए आपस में बातचीत शुरू की थी और उसे अब जाकर के अंतिम रूप दिया गया। वैसे आपको याद होगा इससे पहले हमने अभी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था किसके साथ? न्यूजीलैंड के साथ में। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब यही हो गया जब हम उन देशों में सामान को एक्सपोर्ट कर रहे हैं या हमारे यहाँ सामान को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके ऊपर जो टैक्स लगाए जाए, जो टैरिफ लगाए जाए वो कम से कम हो या लगभग शून्य हो। अब देखो यूरोपियन यूनियन की बात आ रही है ना, तो यूरोपियन यूनियन याद रखना इसकी स्थापना 7 फरवरी 1992 को मॉस्ट्रिच संधि से होती है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल बेल्जियम में मिलेगा। अगर कोई देश यूरोपीय संघ से अलग होना चाहता है तो उसके लिए कौन सी संधि है? लिस्बन संधि। और वैसे वर्तमान में यूरोपियन यूनियन में कितने देश शामिल हैं? 27 है। सबसे लेटेस्ट वाला कौन सा था? क्रोएशिया। और इसमें से लास्ट जो हटने वाला देश है वो कौन सा है? वो ब्रिटेन है। उसके अलावा ये भी याद रखना कि यूरोपियन देशों के शेंजेन क्षेत्र में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा था? बुल्गारिया और रोमानिया। और अब यूरो मुद्रा को अपनाने वाला नवीनतम 21वां देश कौन सा बन गया? बुल्गारिया बन गया है। इससे पहले 20वां था क्रोएशिया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज के हमारी करंट। अपने क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 जीता तो वीरभद्रन रामनाथन। फिर पूछा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पिल्लू एआई लॉन्च किया? तो आंध्र प्रदेश, जो कि एक एआई बेस्ड अकाउंटिंग एप्लीकेशन है। थाईपुसम महोत्सव 2026 का आयोजन ये कहां पर किया गया? तमिलनाडु। खंजर अभ्यास, इसका आयोजन अभी कहां पर किया गया? असम में। भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। और किसने प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब जीता? हरियाणा थंडर्स। सीएसआईआर राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? विशाखापत्तनम। भारत का पहला राष्ट्रीय यूएवी परीक्षण और नवाचार गलियारा ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? उड़ीसा। और एशियाई राइफल एंड पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन ये कहां पर किया गया? तो किया जा रहा है मतलब डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली में। और दिसंबर 2025 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदान देने वाला भारतीय राज्य ये रहा गुजरात। और आखिरी प्रश्न पूछा था कि यात्रियों के परिवहन के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली बसों का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा ये कौन सा होगा? तो आंसर होगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। फिर अगले में पूछ रहे भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने किसके सहयोग से सुपर किलोनोवा ब्रह्मांडीय विस्फोट खोजा था? तो आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।